गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका विदेशी दौरा यहाँ पे चल रहा है और ये टोटल 8 दिन चलेगा, फ्रॉम 2 जुलाई टू 9 जुलाई। एंड इस 8 दिन के दौरे में वो टोटल 5 देश विजिट करेंगे, जिसमें आपका घाना, साथ ही साथ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, उसके अलावा अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नमीबिया। ये 5 देशों का विजिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करना, आप नोटिस कर पाओगे कि इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और करीबियाई देश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि एक तरह से हमारी जो कोशिश है कि ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में कॉपरेशन बेहतर हो, उसको स्ट्रेंथन करने में ये ट्रिप बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस पर्टिकुलर मौके के ऊपर प्रधानमंत्री जी जो रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में ब्रिक्स समिट 2025 होने जा रहा है, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे एंड वहाँ पर भी उनका फोकस ग्लोबल साउथ को ही स्ट्रेंथन करने का रहेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे इंडियन पीएम बनेंगे जो 3 देशों की पार्लियामेंट को एक ही विजिट में यहाँ पे संबोधित करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जो क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है, उसमें यहाँ पे उन्होंने टेररिज्म को सारे फॉर्म्स में यहाँ पे कंडेम किया है। प्लस साथ ही साथ जो पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व होता है, राइट, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ एंड टेररिज्म को हर फॉर्म में यहाँ पे एलिमिनेट करने की यहाँ पे कोशिश है। दोस्तों, डेट है आज की 3 जुलाई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक जो हमें समझना है वो ELI स्कीम के बारे में है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। दोस्तों, जब हम बात करते हैं भारत देश की, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय भारत देश में देखने को मिलती है, वो है बेरोजगारी की। हालांकि अगर हम बात करें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के एनुअल कंपाइलेशन की, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में 3.2% देखने को मिलता है। बट अगर हम इन जनरल लोगों की बात करें तो एक बहुत बड़ा डिसकंटेंट है कि रोजगार नहीं जनरेट हो पा रहे या उतने अच्छे रोजगार हमें नहीं देखने को मिल रहे। अब सरकार ने कोशिश ये करी है कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से ये सब समस्याओं से भी हम एक तरह से छुटकारा पा पाएं। तो इसके लिए आप नोटिस कर पाओगे 99,446 करोड़, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे फाइनेंशियल आउटले किया जा रहा है, ताकि आने वाले 2 साल 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027, ये 2 साल के लिए यहाँ पे आपको ये स्कीम चलती हुई देखने को मिलेंगी, ताकि हम रोजगार अच्छे से जनरेट कर पाएं। एंड ऐसी कोशिश है कि इसके माध्यम से लगभग 3.5 करोड़ नौकरियां यहाँ पे जनरेट होगी। अब इंटरेस्टिंग बात पता क्या है कि 2024-25 का जो यूनियन बजट था, उसमें हमने 2 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया था, उसी का हिस्सा है आपको ये जो 99,000 करोड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग जानते होंगे, अगर हम बात करें हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की, तो लगभग 15 से 17% के बीच में ये सेक्टर अपने आप में स्टैग्नेंट हो चुका है। दोस्तों, हमारा टारगेट तो वैसे है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 25% ऑफ इंडियाज जीडीपी तक लेके जाएं, बट हम अभी आज के समय उससे बहुत दूर हैं इस टारगेट से, राइट। अब इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से क्या होगा, इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से हम फॉर्मल वर्कफोर्स इंक्लूजन करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि आज के समय इंडिया में समस्या यही है कि 90% जो जॉब्स हैं कहीं ना कहीं वो इनफॉर्मल सेक्टर में आपको देखने को मिलती हैं। प्लस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट काफ़ी कम है एंड जॉब ग्रोथ बहुत ही कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फोकस है ना, वो दोनों के ऊपर है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी और एम्प्लॉयर्स के ऊपर भी। क्योंकि अभी तक जो स्कीम्स चल रही थी उनमें मेजर फोकस एम्प्लॉयर्स पर था, पर इस बार हमने एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया हुआ है। तो दो यहाँ पे आपको इसके पार्ट्स या दो हिस्से देखने को मिल जाएंगे स्कीम के, हमें उन दोनों हिस्सों के बारे में पता होना चाहिए। पहला पार्ट है इंसेंटिव्स फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़। ये अंडरस्टैंड करना, ये सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो पहली बार नौकरी में एंटर करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, वो एम्प्लॉयज़ जो रजिस्टर करेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहली बार के लिए, उनके लिए स्कीम है। एंड ध्यान रखना, जिनकी सैलरी 1 लाख प्रति मंथ तक होगी, केवल वही एलिजिबल होंगे। देखो, ये जो डेटा है ना, ये अलग अलग जगह अलग दिया हुआ है, बट अगर आप PIB का सोर्स आप गो थ्रू करोगे ना, तो वहाँ पर आपको 1 लाख पर मंथ ही आपको देखने को मिलेगा।
अब इसमें आप नोटिस करना यहाँ पर क्या होगा कि एक वन टाइम बेनिफिट आपको दिया जाएगा अप टू ₹15,000, जो कि आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस आपको नौकरी मिल गई, आप रिटेन भी रहने चाहिए। अगर आप लेट से 6 महीने आप कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट में रहते हो तो पहली इंस्टॉलमेंट तब दी जाएगी एंड दूसरी मिलेगी जब आप 12 महीने आप कंप्लीट करते हो। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा, तब आपको यहाँ पे 15,000 तक की ये पेमेंट इन 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर यहाँ पे मिल जाएगी। ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको पता हो कि यार आपके पास पैसा आए तो आप में सेविंग्स की एक समझ हो, ऐसा नहीं कि बस पैसा आया तो पैसा उड़ा दिया, ठीक है ना। तो आप नोटिस कर पाओगे इस बेनिफिट का कुछ हिस्सा आपके लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा ताकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन की आदत आप में आ पाए। तो पहली चीज़ तो ये है कि एम्प्लॉयज़ को हम यहाँ पर इंसेंटिव दे रहे हैं, उनको जो पहली बार एम्प्लॉयज़ यहाँ पे बनने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस पर्टिकुलर पार्ट ए से लगभग 1.92 करोड़ जो पहली बार एम्प्लॉयज़ बनेंगे उनको यहाँ पे बेनिफिट होगा। जो सेकंड पार्ट है स्कीम का दैट इज एम्प्लॉयर इंसेंटिव, यहाँ एम्प्लॉयर की बात होगी। अब इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे बात करी गई है कि भाई आप जब एम्प्लॉयज़ को हायर करते हो एंड उनको रिटेन करते हो ना, तो सरकार आपको मदद करेगी। अब पॉइंट ही आता है कि कैसी मदद करेगी। देखो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी कंपनी में ना 50 से कम वर्कर हैं, अगर उन्होंने कम से कम 2 नए एम्प्लॉयज़ हायर कर दिए ना तो सरकार उनको इंसेंटिव दे दी। क्या इंसेंटिव देगी कि लेट से अगर किसी की सैलरी 10,000 से कम है और आपने ऐसे बंदे को हायर किया ना तो सरकार आपको 1,000 रुपया बेनिफिट दे सकती है। 10,000 से 20,000 वाले सैलरी का बीच का बंदा है तो वहां पर आपको 2,000 का बेनिफिट मिलेगा। और अगर मान लीजिए 20,000 से ज़्यादा है अप टू ₹1,00,000 तो वहां सरकार 3,000 का बेनिफिट देगी। मेरा सिंपल कहने का मतलब है ये है कि मान लो एक बंदे ने किसी ने एम्प्लॉयर ने 15,000 की सैलरी वाले बंदे को हायर किया तो 15,000 की सैलरी में से ना 2,000 रुपया तो आपको सरकार दे देगी। तो एम्प्लॉयर को एक्चुअल में कॉस्ट कितनी पड़ी 13,000, वो 2,000 तो सरकार ही पे कर रही है एक तरह से, हालांकि वो जाएगा एम्प्लॉयर को बट इन दी एंड मतलब एम्प्लॉयर का खर्चा कम हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर तो कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उसको उतनी सैलरी यहाँ पे नहीं पड़ रही, उसको कुछ पैसा यहाँ पे सरकार उसको प्रोवाइड कर रही है, राइट। तो अगर 50 से कम एम्प्लॉयर होंगे वहां पर कम से कम 2 एम्प्लॉयज़ नए हायर करने पड़ेंगे एंड अगर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो कम से कम 5 नए एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे हायर करना पड़ेगा, तब इस तरह से आपको बेनिफिट मिलेंगे। और ये बेनिफिट भी तब मिलेगा जब आप उसको कम से कम 6 महीने के लिए रिटेन करते हैं। ऐसा नहीं कि बस निकाला पैसे लिए और गायब, नो, 6 महीने कम से कम यहाँ पे रिटेन करना पड़ेगा। तो 3,000 तक का मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। अभी 2 साल के लिए स्कीम है, पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए स्कीम आपको 4 साल के लिए देखने को मिल जाएंगी। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही होगा कि जो एम्प्लॉय के बेनिफिट होंगे वो यहाँ पे उनके आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम के माध्यम से उन तक पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली डीबीटी सिस्टम ही है। और जो एम्प्लॉयर को जो बेनिफिट मिलेगा, जो मैंने बताया 1,000, 2,000, 3,000 वाली बात, तो उनके जो पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट है उसमें डायरेक्टली चला जाएगा। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम को रन करने के अंदर, ठीक है ना। प्लस एट द सेम टाइम जॉब कंटिन्यूटी भी है, क्योंकि आप रेगुलर रहोगे, आप रिटेन रहोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे। एंड दूसरा, आप ईपीएफओ के साथ रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो स्कीम का कोशिश ये भी है कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो एंड मिसयूज यहाँ पे कम से कम हो, ठीक है ना। तो इससे वर्कफोर्स फॉर्मलाइज होगी, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, सोशल सिक्योरिटी का एक्सेस बढ़ेगा, ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैंने जैसा आपको बताया कि ईपीएफओ के साथ रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, तो आप ध्यान में रखेंगे ईपीएफओ जो 2 प्रिंसिपल सोशल सिक्योरिटी बॉडीज हैं, एक तो आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है एंड दूसरा हो जाता है आपका ईपीएफओ। ये 2 बॉडीज यहाँ पे डील करती हैं सोशल सिक्योरिटी सेक्टर के साथ। ये जो आपकी ईपीएफओ है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आती है। एंड ध्यान रखना ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि बनी थी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंतर्गत, ठीक है। तो 3 मेजर स्कीम्स को यहाँ पे ये मैनेज करती है, जैसे आपका प्रोविडेंट फंड वाली स्कीम, पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे रन करती है फॉर द ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कफोर्स। प्लस साथ ही साथ जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है सीबीटी, वो यहाँ पे ईपीएफओ की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी ईएलआई स्कीम जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों दूसरे टॉपिक पे, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों हमारा एक बहुत ही फेमस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। इसने यहाँ पर 2025 के लिए ये स्कीम फॉर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये यहाँ पर नोटिफाई करी है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो पिछले साल पता क्या हुआ था
कुछ पर्टिकुलर लोगों को यहाँ पर अवार्ड्स मिले थे पास्ट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल दीपक मीना जी हैं, ये आईएएस हैं उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे वहाँ पे काला नमक राइस कल्टीवेशन को प्रमोट किया और उसकी ब्रांडिंग में हेल्प करी, तो बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया, राइट। तो ऐसे लोगों को हम अवार्ड्स देते हैं। सिमिलरली राजीव रोशन जी हैं, ये दरभंगा बिहार के अंदर, इन्होंने यहाँ पे मखाना वैल्यू चेन के रिगार्डिंग इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं संजय कुमार जी, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आपको आईएएस देखने को मिल जाएंगे, इन्होंने जन भागीदारी यहाँ पे प्रमोट करी पोषण अभियान के अंदर। जन भागीदारी में क्या होता है ना, जो जनता होती है उनको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के अंदर आप इन्वॉल्व करते हो, उनके विचार, उनके सुझाव, उनके सजेशंस जो होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। तो एक्चुअल में ना पॉइंट पता क्या है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको एक तरह से मोटिवेट करना चाहते हैं कि यार ये देखो कितना बढ़िया कर रहे हैं, आप भी बढ़िया करोगे तो आपको भी ऐसे ऐसे अवार्ड्स मिलेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरह से यहाँ पे 2025 के लिए स्कीम यहाँ पे नोटिफाई करी गई है। तो जो भी आपकी इस तरह से आउटस्टैंडिंग गवर्नेंस प्रैक्टिसेस होंगी उनको यहाँ पे ऑनर किया जाता है, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेट्स काफ़ी हद तक मोटिवेट होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी। जैसे पहली कैटेगरी है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अगर मान लीजिए कहीं पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काफ़ी बढ़िया काम होता है, ठीक है ना, जो आपके 11 प्रायोरिटी सेक्टर प्रोग्राम्स हैं उनका अच्छे से इंप्लीमेंट होता है, तो उसके लिए अवार्ड है ये वाला। उसके अलावा कैटेगरी 2 के लिए बात होती है एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम, जो थोड़े से हमारे डिस्ट्रिक्ट थोड़े पीछे छूट गए, हमारे ब्लॉक्स पीछे छूट गए हैं, सॉरी, तो वहाँ पर अगर आप प्रोग्रेस कर रहा है कोई, तो वहाँ पे ये कैटेगरी 2 वाला अवार्ड आपको देखने को मिलता है। कैटेगरी 3 में आपको अगर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब कहीं ना कहीं कुछ बढ़िया इनोवेशन लेते आते हैं, कुछ ऐसा इनोवेटिव प्रैक्टिस लेके आते हैं, उनके लिए भी अवार्ड है, ठीक है ना। तो ये पूरा इस तरह से आपकी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट्स की शॉर्ट लिस्टिंग होती है, ठीक है, इवेल्युएशन होता है एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, फिर एम्पावर्ड कमेटी जो है वो यहाँ पे पूरा काम देखती है, फिर फाइनली प्रधानमंत्री जी का अप्रूवल लगता है, एंड जो यहाँ पे एम्पावर्ड कमेटी उनको रिकमेंड करती है उसके हिसाब से फिर फाइनली अवार्ड्स दे दिए जाते हैं। अवार्ड्स के अंदर आपको एक ट्रॉफी देखने को मिल जाएगी, स्क्रोल ऑफ ऑनर देखने को मिल जाएगा, एंड 20 लाख रुपए इंसेंटिव देखने को मिलता है। ये जो पैसा होगा ये वेलफेयर इनिशिएटिव्स के लिए काम आएगा, उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये कुछ बातें थी प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, जिनके बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दलाई लामा जी के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों कई बार लोगों को लगता है कि इनका नाम है दलाई लामा, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली ना दलाई लामा एक पोस्ट है, एक पोजीशन है। ये आपके सामने जो है इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, ठीक है ना। तो दलाई लामा एक्चुअल में इट इज द पोजीशन ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द तिब्बतियन बुद्धिज्म। अब पॉइंट पता क्या है, जो 14th दलाई लामा जी हैं आपके सामने, इनकी एज 90 ईयर्स होने वाली है, ठीक है। 6 जुलाई को ये 90 साल के हो जाएंगे। अब बहुत सारे पिछले कई सालों से क्वेश्चन मार्क्स भी उठ रहे हैं कि भाई इनके बाद अगला दलाई लामा कौन होगा, वो कैसे डिसाइड किया जाएगा। वो अपने आप में बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो, देखो चाइना जो है ना, वो यहाँ पर अलग तरह से चाहता है। चाइना चाहता है कि यार वो खुद एक ऐसा दलाई लामा बनाए जो उनके इशारों पे काम करे। पर यहाँ जो 14 दलाई लामा जी हैं, इनका बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है। इनका मानना ये है कि जो अगले दलाई लामा जी होंगे वो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कंट्री में होंगे, चाइना जैसे देश में वो नहीं पैदा होंगे, ऐसा इनका कहना है। एनीवेज, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे दलाई लामा जी के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ना 1939 के अंदर जब 13th दलाई लामा जी की आप कह सकते हो, ठीक है, उनकी डेथ होती है, तो उनके री इनकारनेशन के रूप में यहाँ पे 14th दलाई लामा जी को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है इनको आइडेंटिफाई करने का। एक बच्चे के रूप में यहाँ पे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है उस टाइम के ऊपर, एंड फिर देखा जाता है कि अच्छा उनकी आत्मा, जो 13th दलाई लामा जिनकी डेथ हुई थी, उनकी आत्मा यहाँ पे इनके अंदर आ चुकी है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है, जो सीनियर मॉन्क्स होते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। फिर जब देखो चाइना ने सप्रेस किया, ठीक है ना, तो उस समय 1959 में ये तिब्बत से इधर भारत में आ गए, एंड धर्मशाला में आप जानते हो सेटल हो गए। फिर आज के समय भी इनफैक्ट ना आपको जो धर्मशाला के अंदर आपको इनकी सरकार वहां से चलती हुई देखने को मिल जाती है। तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी इसको हम यहाँ पे बोलते हैं। बाकी इस इंस्टीट्यूशन की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि तिब्बतियन बुद्धिज्म में एक तुल्कु कॉन्सेप्ट है, जहां पर यही बात की जाती है कि डेथ के बाद उनकी जो आत्मा है वो आगे चली जाती है, एंड टीचिंग्स को प्रिजर्व करना, कैरी फॉरवर्ड करना फिर नेक्स्ट दलाई लामा की जिम्मेदारी बन जाती है। आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि इनको री इनकारनेशन ऑफ अवलोकितेश्वरा भी बोला जाता है। बेसिकली जो बोधिसत्वा हैं कंपैशन के, आई एम वेरी श्योर आप लोग बोधिसत्वा वर्ड को जानते होंगे। महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्वा उनको कहा जाता है जो अपने निर्वाण को पोस्टपोन कर देते हैं ताकि दूसरे लोगों को मदद कर पाए, ठीक है ना।
प्लस साथ ही साथ ये जो टाइटल है दलाई लामा, ये पहली बार 1578 के अंदर दिया गया था टू सोनम ग्यात्सो। ये थर्ड दलाई लामा थे, ठीक है ना, और इनको टाइटल दिया था बाय अल्तान खान ऑफ मंगोलिया। फिर इनके टाइम के ऊपर पहली बार इनको दिया गया, बट जो पहले दो थे ना, उनकी डेथ के बाद उनको पहले दे दिया गया। मतलब ऐसा कह लो कि ये जो सोनम ग्यात्सो जी थे इनको दिया गया, पर इनके पहले भी दो लीडर्स रहे थे, फिर उनको भी बोल दिया गया कि अच्छा वो सेकंड दलाई लामा थे, और उसके पहले जो थे वो फर्स्ट दलाई लामा हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले दलाई लामा थे गेडुन द्रुपा जी, ठीक है ना। तो आप नोटिस कर पाओगे दलाई लामा बिलोंग करते हैं गेलुक स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म को। और पांचवें दलाई लामा जी के बाद ये जो पोजीशन थी, इसमें रिलीजियस अथॉरिटी के साथ साथ आपकी सेकुलर गवर्नेंस ऑफ तिब्बत भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये जो री इनकारनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये फिफ्थ दलाई लामा के से लेके आया कि कैसे आप लीडर्स को कंटिन्यू करोगे आगे समय के साथ, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी दलाई लामा जी के बारे में। बाकी चाइना ने जो करंट दलाई लामा है उनको यहाँ पे बहुत हैवी लेवल पे क्रिटिसाइज किया है, ठीक है ना। 2011 में दलाई लामा जी ने ये बोल दिया था कि नेक्स्ट जो उनका री इनकारनेशन होगा वो एक फ्री कंट्री के अंदर होगा। अब दोबारा भी उन्होंने इनफैक्ट एक आर्टिकल लिखा है, उसमें भी सेम ही बात यहाँ पे उन्होंने रिपीट करी है। हालांकि चाइना चाहता है कि नहीं, उसके सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से अगले दलाई लामा चुने जाएं, बट जो करंट दलाई लामा है वो बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज योर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अब थोड़ा इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं दोस्तों। एक ना यहाँ पे रिसर्च करी गई बाय द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। अब जब इन्होंने रिसर्च करी, उस रिसर्च के माध्यम से इनको पता ये लगा कि अगर हम बात करें अमोनियम सल्फेट की, ये मेजर रीजन है आपका पर्टिकुलेट मैटर 2.5 के एयर पोल्यूशन के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन का। मैं आपको पहले ना पीएम समझा देता हूँ कि पर्टिकुलेट मैटर आखिर होता क्या है। दोस्तों पर्टिकुलेट मैटर बोल लीजिए, या आप इसको पार्टिकल पोल्यूशन भी कह सकते हो। ये आपके सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड ड्रॉपलेट्स को दर्शाता है जो कहीं ना कहीं आपकी एयर में पाए जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम बात करें डस्ट, डर्ट, सूट, स्मोक, ये उतने लार्ज या डार्क इनफ होते हैं कि इनफैक्ट ना ये कई बार अपनी आंखों से दिखते भी नहीं है नेक्ड आई से, ठीक है ना। तो आपके सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स को ही हम एक तरह से पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पे बोल देते हैं। अब इतने छोटे होते हैं कि इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी कई बार डिटेक्ट करना पड़ता है। इनफैक्ट जो दो मोस्ट पॉपुलर है PM10 और PM2.5, इसका थोड़ा मीनिंग समझना। अगर मान लीजिए आपके पार्टिकल्स की जो साइज है, साइज का मतलब मेरा यहाँ पे डायामीटर से है, अगर उनका डायामीटर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होता है तो उसको हम बोलते हैं PM2.5। एंड सिमिलरली अगर मान लीजिए डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से छोटा होता है तो हम उसको बोलते हैं PM10, राइट। और अपने आप में सबसे ज़्यादा घातक हमें देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो स्टडी हुई ना, इन्होंने यहाँ पे पाने की कोशिश करी कि कैसे कैसे ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे इन्वायरमेंट पोल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने बात करी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट कुछ होते हैं, जैसे जो डायरेक्टली हमारे सोर्सेज से निकलते हैं, जैसे व्हीकल, कोल फायर्ड पावर प्लांट या बायोमास बर्निंग, जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये डायरेक्टली आपके बन जाते हैं, इनडायरेक्टली एनवायरमेंट पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। पर अगर मैं बात करूं, हमारे पास कुछ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। ये डायरेक्टली नहीं होते सोर्स के द्वारा, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं निकलते, पर ये फॉर्म हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा अमोनियम सल्फेट के बारे में। अब अमोनियम सल्फेट कैसे बनता है सर? अमोनिया के साथ साथ आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड और पानी जब आता है तो उससे अमोनियम सल्फेट बन जाता है। उसी तरह से ओजोन जो है, ओजोन के पीछे भी ना आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ ही साथ आपके जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक फोटोकेमिकल रिएक्शन के माध्यम से आपका ओजोन का फॉर्मेशन होता है। इन अ सिमिलर मैंने जब मैं बात करता हूँ अमोनियम नाइट्रेट की, ये भी डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करता। अमोनिया के साथ जब आपका नाइट्रिक एसिड आपको देखने को मिलता है ना, तब आपका अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज योर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब ये जो यहाँ पे स्टडी करी गई, उस स्टडी में यहाँ पे पाया गया कि मेजर कारण क्या है पर्टिकुलेट मैटर्स के पीछे का, खासकर PM2.5 का, वो है आपका मोस्टली अमोनियम सल्फेट। बाकी भी है, नो डाउट अबाउट इट, पर खासकर है अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अगर हम बात करें एवरेज जो नेशनल कंसेंट्रेशन है इसकी 11.9 माइक्रोग्राम पर मेट्रिक क्यूब आपको देखने को मिल जाएगी। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि जो 130 एनकैप सिटीज हैं उनमें से 114 सिटीज में ऐसा पाया गया कि अमोनियम सल्फेट पर्टिकुलेट मैटर के 30% से भी ज़्यादा अंदर कंट्रीब्यूट करता है। कुछ और चीज़ें आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, अमोनियम नाइट्रेट भी कुछ कुछ जगह के ऊपर 50% कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है ना। तो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स ही अपने आप में मेजर सोर्स देखने को मिल जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ये आपको इतना डेटा याद नहीं रखना कि कितने परसेंटेज है, पर एक दो डेटा यहाँ पे आप याद रख सकते हो ताकि अपने मेंस के एग्जाम में कोट कर पाओ। बट की एवरी डेटा फ्रॉम हियर इज नॉट एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट फॉर योर
यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर, तो मेंस के अंदर कोट करने के लिए आप डेटा यहाँ पे पिक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 130 सिटीज अक्रॉस अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, वो यहाँ पर पोल्यूशन को कम कर रही हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है 2025-26 तक 20 से 30% पोल्यूशन कम करने की। बाकी अगर हम बात करें हमारे पोल्यूशन कंट्रोल में कुछ इम्प्लीमेंटेशन गैप्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप लोगों ने फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के बारे में सुना होगा। ये एफजीडी जो है ना, ये मैंडेटेड है कि कोल पावर प्लांट्स को होना ही चाहिए ताकि सल्फर डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो कम कर पाएं, पर एक्चुअल में इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है क्योंकि केवल लगभग 8% प्लांट्स ने ही इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन यहाँ पे इन्होंने दी है ना CRENA द्वारा, वो यही दी गई है कि आप ये जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन है इसके मैंडेट के साथ कंप्लाई करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से किया जाए, प्लस एट द सेम टाइम हमें प्राइमरी एमिशंस को कंट्रोल करना है, उनकी प्रीकर्सर गैसेस को एक तरह से कंट्रोल करना है, प्लस फर्टिलाइजर का यूजेज ढंग से हो, क्योंकि आप जानते हो अमोनिया भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है आपके एग्रीकल्चर के अंदर। तो सही फर्टिलाइजर यूजेज होगा तो अमोनिया एमिशंस भी काफ़ी कम हो पाएंगी। प्लस एट द सेम टाइम स्टेट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ताकि ये जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पॉल्यूटेंट्स जाते हैं, ट्रांसबाउंडरी पॉल्यूटेंट्स, उनको हम यहाँ पे मैनेज कर पाएँ। एंड कहीं ना कहीं हमें एयर क्वालिटी में मॉनिटरिंग में अच्छे से काम करते रहना चाहिए ताकि हमारे पास डेटा हो, डेटा होगा तो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में, राइट। एक और टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है INS तमाल के रिगार्डिंग। देखो आप लोग ना फ्रिगेट समझते होंगे, जब मैं बात करता हूँ ना फ्रिगेट की, ये आपकी एक तरह की मीडियम साइज्ड फास्ट मैन्यूवरेबल मतलब जिसको मूव करना बहुत आसान होता है, वो शिप आपको देखने को मिल जाती है। तो कंपैरेटिवली आपको एक छोटी देखने को मिलेगी। अब इनका काम पता क्या होता है, इनका काम कई चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आपके नेवल फ्लीट को प्रोटेक्ट करना हो, या फिर लेट्स से आपकी एंटी सबमरीन जो वॉरफेयर होती है, राइट, उसमें इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब अभी तक क्या था सर, हम कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर निर्भर थे, ठीक है, खासकर रशिया के ऊपर निर्भर थे, पर अब भारत क्या चाहता है, अब हम चाहते हैं डिफेंस में आत्मनिर्भरता, राइट। तो एक्चुअल में ना ये जो INS तमाल यहाँ पे कमीशन हुई है, ये आखिरी ऐसी शिप होगी जो फॉरेन बिल्ट वॉरशिप होगी, ठीक है। इसके बाद बाकी हम भारत में ही बनाएंगे। तो ये दिस इज द लास्ट फॉरेन बिल्ट वॉरशिप ऑफ द इंडियन नेवी, दैट इज INS तमाल। तो थोड़े से इसके फीचर्स भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, फ्रिगेट का मैंने आपको मीनिंग समझा ही दिया। एंड ये 8th शिप है इन द प्रोजेक्ट 1135.6 जो कि तलवार क्लास सीरीज के आपको देखने को मिलेगी। इसके फीचर्स की अगर हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पर अलग अलग थ्रेट्स को यहाँ पे एंगेज कर पाएगा, जैसे अक्रॉस एयर हो सकता है, सरफेस, सब सरफेस, ठीक है, पानी के नीचे हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डोमेन्स, सारे ये अलग अलग तरह के जो मल्टी डिमेंशनल वॉरफेयर कैपेबिलिटी इसके पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो गया, ठीक है, उसके साथ ही आर्म्ड है ये पर्टिकुलर आपका जो INS इस्तेमाल है। उसके अलावा वर्टिकल लॉन्च्ड सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो जाएगा, क्लोज इन वेपन सिस्टम हो गया। तो ये अलग अलग वेपन सिस्टम्स इसके ऊपर आपको इनकॉर्पोरेटेड देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम नोटिस करेंगे ना तो इसमें 26% जो शिप के सिस्टम है वो इंडिजियसली डेवलप्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस मिसाइल तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कराई। उसके अलावा ना हमसा NG आपने सुना होगा। जब हम बात करते हैं ना हमसा NG की, दरअसल में ये हल माउंटेड सोनार एरे, ठीक है, न्यू जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली आप जानते होंगे कि सोनार सिस्टम हमारे शिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सोनार सिस्टम के माध्यम से ही हम ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि लेट्स से ऑब्जेक्ट अंडर वाटर कौन सा है, ठीक है, कहीं ना कहीं साउंड वेव्स को एमिट और रिसीव करना इसकी जिम्मेदारी यहाँ पे बन जाती है। तो डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी भी इसके पास है। उसके अलावा मॉडर्न डिफेंस मैकेनिज्म जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल डिफेंस सिस्टम, उन सब के साथ आपको ये इक्विप्ड देखने को मिल जाएगा। तो इससे आने से कहीं ना कहीं हमारा जो वेस्टर्न फ्लीट है वो स्ट्रेंथन हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अरेबियन सी में, इंडियन ओशन रीजन में हमारी जो मैरीटाइम स्ट्रेंथ है वो और बेहतर होगी। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, ये कहीं ना कहीं भारत और रशिया की डिफेंस कोऑपरेशन को भी दर्शाता है, क्योंकि 65 साल की हमारी जो इंडियन रशियन नेवल कोलैबोरेशन है ना, उसमें ये बनाई जाने वाली 51st शिप है। पर ध्यान क्या रखना है, ये आखिरी फॉरेन बिल्ट वॉरशिप होगी इंडियन नेवी की। इसके बाद हम सारे भारत में बनाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं डिफेंस में आत्मनिर्भरता। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल जो दोस्तों मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको आप नोटिस करेंगे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिल्कुल आपका 1916 के अंदर ही स्टैब्लिश हुआ था, दैट इज करेक्ट।
सेंट्रल रेवेन्यू की बात करें तो बिल्कुल सिद्धू एंड कानू मुर्मू, ये सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है ना, दरअसल में दोस्तों वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रिलीज करता है, ना कि सेबी, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो एफएसडीसी की अगर हम बात करें, एफएसडीसी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। एफएसडीसी की सब कमेटी को आरबीआई गवर्नर जरूर चेयर करते हैं, पर यहाँ सब कमेटी की बात नहीं हुई, यहाँ एफएसडीसी की बात हुई है, तो उसके चेयरपर्सन तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर ही होंगे। तो ये चौथी स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।